मैं सोमाभाई पटेल, हिंदी विभाग, नीमा गर्ल्स आर्ट्स कॉलेज गोझारिया से आपके सामने आज प्रयोजनमूलक हिंदी का महत्वपूर्ण विषय लेकर उपस्थित हूं। हमने आगे प्रयोजनमूलक हिंदी से अभिप्राय को देखा और प्रशासनिक विभाग को लेकर आज महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हैं। तब हमें यह बात समझ लेनी है कि प्रशासनिक पत्रों का कहां और किस रूप में तथा क्यों उपयोग हो रहा है। दोस्तों, हमारे भारत की संवैधानिक स्थिति स्वतंत्रता के बाद से बनती आई है और उसमें अनेक अधिनियम पारित होते रहे हैं। उसमें राजभाषा हिंदी को प्रशासन में प्रयुक्त करने के अनेक अधिनियम पारित हुए। उसके पीछे उद्देश्य यह था कि राजभाषा हिंदी द्वारा भारत का, राष्ट्र का विकास, व्यवहार सरल हो और सर्वांगी हो। इस दृष्टि से विविध प्रकार की विधियां, प्रविधियां दोस्तों चलती रही। आज भी उसको अपनाया जा रहा है। हिंदी, प्रयोजनमूलक हिंदी का इस प्रकार के व्यवहार में वह कार्यालयी हिंदी में खास तौर पर प्रयुक्त होती हैं। यूं प्रयोजनमूलक हिंदी के अनेक क्षेत्र हैं। बैंक, रेलवे, वाणिज्यिक, सरकारी, अर्ध सरकारी, स्वायत्त संस्थाओं में, फिर विज्ञान, वैसे अनेक विषय, तकनीकी, न्याय जैसे बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां प्रयोजनमूलक हिंदी का प्रयोग होता रहता है। इन तमाम क्षेत्रों में कार्यालयी हिंदी बड़ा ही विशिष्ट रूप प्राप्त किए हुए हैं और कार्यालयों में वह चाहे सरकारी हो, अर्ध सरकारी हो या फिर निजी हो या संस्थागत हो, काम को सरल, सहज बनाने के लिए प्रयोजनमूलक हिंदी का प्रयोग होता है। वह किस रूप में? तो पत्र व्यवहार हिंदी में होता है और यह पत्र व्यवहार हिंदी में करने के भी अनेक कारण हैं। सरलता से काम हो, सारे राष्ट्र के विविध भाषी प्रदेश एक ही हिंदी भाषा में पत्र व्यवहार करे तो उससे सभी को अनुकूलन हो। अलग अलग प्रदेशों के लोग एक ही व्यवस्थापन लागू करें तो सबके लिए सरल बन पड़े। इस हेतु से राजभाषा हिंदी को पत्राचार में संविधान ने लागू किया, पारित किया। तो ऐसे कार्यालयी हिंदी किस प्रकार अपना महत्व रखती है उसको
यदि देखना है तो हमें अवश्य प्रशासनिक विधि, पत्राचार विधि को देखना चाहिए। दोस्तों, यह विधि अर्थात कार्यालयों में प्रयुक्त की जाने वाली पत्राचार की विधि पर प्रकाश डाले उससे पहले प्रास्ताविक रूप से हमें आलेखन, पत्राचार अर्थात ड्राफ्टिंग को देख लेना चाहिए। अर्थात आलेखन के दो प्रकार हैं। पहला, जिसे हम प्रारंभिक कहते हैं, एलिमेंटरी कहते हैं। इस प्रकार का आलेखन व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, सार्वजनिक रूप से और आवेदन, निमंत्रण आदि जैसे निजी जीवन से संबंधित पत्र लेखन का आलेखन, जिसे हम प्रारंभिक पत्र कहते हैं। और दूसरा प्रकार है वह उन्नत प्रकार है अथवा उन्नत आलेखन है। इसे प्रशासनिक पत्राचार कहा जाता है, एडवांस्ड, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। आलेखन की दोस्तों प्रमुख दो बातें हैं। पहली बात, भाषा का अच्छा ज्ञान। आलेखन करते वक्त, पत्र लेखन करते वक्त होना चाहिए। भाषा की सहजता, सरलता, स्पष्टता, संक्षिप्तता और तटस्थता का होना अति आवश्यक है। तभी जाकर पत्र व्यवहार द्वारा विचार या आदेश या सूचना सामने वाले को ग्रहण करने में सरलता रहती है। और दूसरा है विशिष्ट शैली का प्रयोग। विविध रूपों के पत्रों में विविध प्रकार की विशिष्ट शैली का प्रयोग होना चाहिए और यही विशिष्ट शैली प्रशासनिक पत्रों में प्रयुक्त होती है। तो हम जिसकी बात करने आज जा रहे हैं वह उन्नत आलेखन है, अर्थात प्रशासनिक पत्रों की बात है। प्रशासनिक पत्रों में जब हम देखें तो प्रशासकीय आलेख के 5 मुख्य अवयव हैं, अर्थात जो रूपरेखा है, जो प्रशासनिक पत्रों का ढांचा है, उसके 5 अंग हैं। जिस प्रकार हम मनुष्य को, मानव को, व्यक्ति को देखें तो उसके अनेक अंग है और तमाम अंगों का समन्वय रूप ही मनुष्य आकार में हमें मिलता है। उसी प्रकार दोस्तों पत्र के भी अनेक अंग है। उनमें सबसे पहला है शीर्षक। शीर्षक नामक पत्र का जो अंग है उसमें किस किस का समावेश होता है यह आप जानिए। सबसे पहले तो पत्र संख्या। कार्यालयों में जो पत्र लिखे जाते हैं उनमें सारे पत्रों में पत्र संख्या लगाई जाती है और फिर सरकार या मंत्रालय का नाम, प्रेषक, भेजने वाला उसका नाम, फिर प्राप्तकर्ता का नाम, पद संज्ञा अर्थात उसका क्या पद स्थान है वह पद संज्ञा और स्थान मतलब किस जगह उसका एवं तारीख का समावेश होता है। इतनी चीजें पत्र में समाविष्ट होते हैं। उस अवयव को हम शीर्षक कह सकते हैं, अर्थात यह ऊपर की ओर जो सारी बातें इतनी होती है। दूसरा अवयव या अंग है विषय। पत्र में कोई भी पत्र हो उसमें पत्र का सूक्ष्म सार एक पंक्ति में विषय के रूप में रहता है। पत्र में इसका खूब महत्व है इस अंग का, क्योंकि एक ही
पंक्ति में विषय लिख दिया जाता है और उसी पर से किस फील्ड का है, क्षेत्र का है, उसका पता चलता है। तो इस प्रकार से विषय को सार पंक्ति के रूप में लिख दिया जाता है। दोस्तों, तीसरा अवयव है संबोधन। पत्र में संबोधन होता है। जिसको पत्र लिख दिया जाता है उसका संबोधन अवश्य करना है। उदाहरण के तौर पर महोदय आदि हम लिखते हैं। पत्र का मुख्य के क्लेवर यह चौथा और महत्वपूर्ण अंग है, अवयव है। इसका क्लेवर मूलतः 3 खंडों में विभाजित है। उस क्लेवर में यह चीज होती है कि पूर्व पत्र या प्रस्तुत पत्र का विषय संकेत कर दिया जाए। अर्थात जब कार्यालय में पत्र लिख दिया जाता है किसी विभाग में, तो इस क्लेवर में पूर्व पत्र का संकेत दिया जाता है। दूसरा, विषय के संदर्भ में विस्तृत उल्लेख होता है। और तीसरा, पत्र का सारांश या प्रेषक का अभिप्राय होता है। इतनी चीजें जो पत्र में मूल लिखना है उससे जुड़ी हुई है। यह पत्र का मुख्य क्लेवर माना जाता है। और पांचवा जो है समापन है। समापन में प्रेषक का हस्ताक्षर होता है और नाम होता है। यदि पत्र उच्च अधिकारी की ओर से है तो अधिकारी का नाम एवं पद संख्या लगाई जाती है। इस प्रकार से प्रशासनिक पत्र के आलेखन में इन 5 अंगों का ध्यान रखा जाता है। तब जाकर पत्र विशिष्ट आकार में परिणत होता है। और इस प्रकार इन अंगों को ध्यान में रखकर ही प्रशासनिक पत्र लिखा जाता है। हम देखें तो प्रशासनिक पत्रों के कितने प्रकार हैं। कार्यालयी पत्र, जो सामान्य शासकीय पत्र या सरकारी पत्र को कार्यालयी पत्र कहा जाता है। कार्यालयी पत्र में कार्यालय की एक व्यवहार की विधि उसमें अलग रूप से झलकती है। कार्यालय ज्ञापन अर्थात कार्यालय का ज्ञापन होता है, यह भी अलग प्रकार का पत्र है। कार्यालय आदेश में आदेश किया जाता है। परिपत्र उसके भी विशिष्ट महत्ता है। अनुस्मारक, अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस नोट, अनौपचारिक टिप्पणी या संदर्भ, पृष्ठांकन, शासकीय संकल्प, सूचना, विज्ञापन, निविदा, ऐसे प्रशासनिक पत्रों के अनेक प्रकार रहे हैं। हम सर्वप्रथम ज्ञापन की बात करें। ज्ञापन किस पत्र को कहा जाता है उसको समझना आवश्यक है। अर्थात सारे पत्रों में ज्ञापन पत्र का कार्य क्या है? ज्ञापन का कार्य क्या है? तो प्रार्थना पत्रों, नियुक्ति के लिए दिए गए आवेदनों का उत्तर देने के लिए इन पत्रों का प्रयोग होता है। अर्थात कार्यालयों में, वह सरकारी हो या अर्ध सरकारी हो, किसी भी प्रकार का कार्यालय है, उसमें प्रार्थना पत्र एवं नियुक्ति के लिए दिए गए आवेदनों का उत्तर दिया जाता है। बराबर है? तो वह उत्तर किसी की नियुक्ति है और उस नियुक्ति का के लिए जो पत्र, जिस व्यक्ति विशेष की नियुक्ति है उसको जो पत्र लिख दिया जाता है वह ज्ञापन पत्र है। और पत्रों की प्राप्ति स्वीकार करने के लिए भी ज्ञापन पत्र लिख दिया जाता है। अधीनस्थ अधिकारियों को वह सूचना भेजने के लिए
जो पूरी तरह सरकारी आदेश न कही जा सकती हो, वैसी बात ज्ञापन में होती है। ज्ञापन लेखन की अलग शैली है। कैसे? तो वाक्य रचना अन्य शैली में होती है। ज्ञापन की प्रथम पुरुष में नहीं, अन्य शैली में होती है, और वहां न संबोधन होता है या न कि स्वनिर्देश होता है। संबोधन करके नहीं लिखा जाता, केवल ज्ञापन किया जाता है। सूचना बताई जाती है, जाहिर की जाती है, तब संबोधन नहीं होता। दोस्तों, ज्ञापन एक व्यक्ति का अथवा अनेक लोगों का एक साथ भी हो सकता है, लेकिन खास बात यह कि ज्ञापन में संबोधन नहीं होता और नहीं स्वनिर्देश होता है। सिर्फ नीचे प्रेषक के हस्ताक्षर और पदनाम का उल्लेख कर दिया जाता है। फिर नीचे बाएं कोने पर जिसको ज्ञापन भेजना है उसका नाम और पद लिख दिया जाता है। इस प्रकार ज्ञापन की रूपरेखा तैयार होती है, ज्ञापन का ढांचा तैयार होता है। हम देखें कि जो ज्ञापन की रूपरेखा है वह बिल्कुल संक्षिप्त में होती है, बराबर है, और वे पांचों अवयव ज्ञापन में समाविष्ट है। उन अवयवों को जहां उचित स्थान है, निर्धारित स्थान है, वहां लगा दिया जाता है। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार की ओर से हो तो ऊपर लिख दिया जाता है संख्या भारत सरकार रक्षा मंत्रालय नई दिल्ली 2, और साइड में दाहिने ओर दिनांक लिख दी जाती है। फिर बीच में ज्ञापन करके विषय लिख दिया जाता है। विषय सार रूप होता है, और फिर जो मूल आलेखन है उसको लिखना होता है। मतलब विषय का विस्तार वह स्थान प्राप्त करता है, और अंत में हस्ताक्षर पदनाम होता है जिसको लिख दिया जाता है। फिर सेवा में बाईं ओर उसका नाम लिख दिया जाता है। इस प्रकार ज्ञापन बनता है। अर्थात ज्ञापन का लक्षण यह है कि ज्ञापन में जिसको भेजना है उसको ऊपर निर्दिष्ट नहीं, लेकिन नीचे निर्दिष्ट कर लिया जाता है। इस प्रकार से ज्ञापन पत्र तैयार होता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो गृह मंत्रालय नई दिल्ली, अभी हमने ज्ञापन की बात की, तब जाकर दिनांक जो हुई हो वह दिनांक मतलब 13 जुलाई 2020 लिख दिया जाता है। फिर विषय लिपिकों की नियुक्ति। अभी हमने देखा कि किसी की नियुक्ति कर दी जाती है तो उसको लेकर जो ज्ञापन कर दिया जाता है, तो विषय में शॉर्ट एंड स्वीट लिपिकों की नियुक्ति ऐसा लिख दिया जाता है। फिर श्री करके जो नाम है जिसको लिखना है उसका नाम को उनके दिनांक फला के आवेदन के उत्तर में इस मंत्रालय में अवर वर्ग लिपिक का पद निम्नलिखित शर्तों पर प्रस्तुत किया जाता है, और 1, 2, 3 करके शर्तें लिख दी जाती है। और फिर दाहिनी ओर अवर सचिव भारत सरकार की ओर से जिसने लिखी है उसका नाम और पद होता है। इस प्रकार फिर सेवा में श्री मनहरलाल पारिक ऐसा लिख दिया जाता है और पता लिख दिया जाता है। यह हुआ ज्ञापन का ढांचा, ज्ञापन की रूपरेखा। इस प्रकार से ज्ञापन तैयार होता है। दोस्तों, प्रशासनिक पत्रों में एक परिपत्र अर्थात
सर्कुलर की भी अपनी महत्ता है। पत्र व्यवहार का अपने आप में पृथक कोई स्वतंत्र रूप नहीं है। इस परिपत्र के जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जा रहा हो तो उसे परिपत्र कहा जाता है, अर्थात सर्कुलर कहा जाता है। परिपत्र एक साथ अनेक लोगों को, वह हमने बताया कि सरकारी पत्र है या फिर ज्ञापन है या कुछ भी हो, पर एक साथ अनेक जगह उसको भेजा जाता है, तब उसे परिपत्र का नाम दे दिया जाता है। इससे स्पष्ट है कि आवश्यकता अनुसार परिपत्र, सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन सभी रूपों में लिखा जाता है। यदि राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा जाना हो तो उसे परिपत्र कहा जाएगा, बराबर। यदि कोई कार्यालय ज्ञापन भारत सरकार के सब मंत्रालयों को भेजा जा रहा हो तो वह भी परिपत्र होगा। इसी प्रकार यदि कोई ज्ञापन किसी मंत्रालय के सब अनुभागों, अफसरों या संलग्न या अधीनस्थ कार्यालयों के नाम भेजा जा रहा हो तो वह भी परिपत्र कहलाएगा, अर्थात परिपत्र सर्कुलर है। वह तमाम प्रकार के कार्यालयों में प्रयुक्त होता है। लेकिन बात यह है कि एक साथ अनेक जगह भेज दिया जाता है, कोई भी पत्र हो या ज्ञापन हो तो वह परिपत्र में आकारित हो जाता है और एक फॉर्मूला, एक फॉर्मेट ही पत्र के रूप में जाता है। हम कहें कि परिपत्र में किस प्रकार का रूप है, तो सरकारी पत्र के रूप में यदि देखें तो संख्या, भारत सरकार, सारी चीजें ज्यों की त्यों हमने अभी ज्ञापन में बताई वैसी ही होंगी। सिर्फ यह बात रहेगी कि परिपत्र में सेवा में जहां ज्ञापन नीचे था, यहां परिपत्र में ऊपर चला जाएगा। सेवा में करके प्रेषक जो भेजने वाला है वह होगा, फिर सेवा में और महोदय करके लिख दिया जाता है विवरण, आलेखन, और नीचे की ओर प्रेषक का पद और नाम रहता है, बराबर। इस प्रकार परिपत्र ढांचे में आकारित होता है। परिपत्र इस प्रकार होता है जैसे इस मंत्रालय द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए खोले गए चिकित्सालयों की सूची तथा गत वर्ष में उनसे लाभ उठाने वाले रोगियों का विवरण जानकारी के लिए भेजा जा रहा है, इसे परिपत्र कहा जाता है। यदि आज के संदर्भ में परिपत्र लिखना है तो ऐसे लिख दिया जाता है, कोरोना महामारी को लेकर परिपत्र जारी करना है, तो ऐसी ही बात आती है कि इस मंत्रालय द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए खोले गए चिकित्सालयों की सूची तथा गत वर्ष में उनसे जो लाभ उठाने वाले रोगियों का विवरण जानकारी के लिए भेजा जा रहा है। मतलब कि आने वाले साल जब इस कोरोना महामारी को लेकर जिन रोगियों ने लाभ उठाया है उनका लिस्ट जारी होता है तो वह परिपत्र के रूप में होता है, और यह लिस्ट अनेक जगह प्रशासनिक रूप में जाता है, इसे परिपत्र कहा जाता है। कार्यालयों में जाता है, सभी जगह जाता है। इस प्रकार सर्कुलर है। पत्राचार का तीसरा रूप है, यह भी महत्वपूर्ण है, अनुस्मारक, जिसे रिमाइंडर कहा जाता है।
अनुस्मारक पहले पहल पत्राचार नहीं, सरकारी, अर्ध सरकारी या निजी पत्र में पहले पत्राचार हो चुका है, लेकिन जब उस पत्राचार के उत्तर में या फिर विधि में, कार्यवाही में जब विलंब हुआ हो, तब जाकर उसी कार्यालय को अनुस्मारक किया जाता है। और अनुस्मारक में उस पहले पत्राचार का संकेत होता है और उसको लेकर फिर से विवरण नहीं दिया जाता, सिर्फ लिख दिया जाता है कि उसको, उसके बारे में, फला पत्र के बारे में क्या कार्यवाही की, त्वरित सूचित करे, ऐसा लिख दिया जाता है, अर्थात रिमाइंडर कर दिया जाता है। इस चीज से अनुस्मारक कहा जाता है। अनुस्मारक की रूपरेखा जब देखते हैं तो ऊपर संख्या होती है, फिर जिस मंत्रालय की से अनुस्मारक है उसका नाम लिख दिया जाता है और प्रेषक का नाम लिख दिया जाता है, और फिर सेवा में जिससे अनुस्मारक किया जाता है उसका नाम और पद लिख दिया जाता है, फिर विषय लिख दिया जाता है और महोदय करके एक दो पंक्ति में लिख दिया जाता है। जैसे मैं बता रहा हूं उदाहरण, इस मंत्रालय के पत्र संख्या 4/6/2020 दिनांक 15 जून 2020 के प्रसंग में मुझे आपसे यह पूछने का निर्देश हुआ है कि आपके उत्तर की कब तक आशा की जाए। इतना ही लिखना है, एक ही वाक्य में या फिर दो वाक्य में, और वहां पूर्व पत्र की संख्या और दिनांक क्रम सूचित करके सीधे ही लिख दिया जाता है, उत्तर मांग लिया जाता है। यह अनुस्मारक में पूर्व पत्र का विवरण बिल्कुल नहीं रहता, सिर्फ यह बात विषय में लिख दी जाती है, सिर्फ विषय में सार रूप में लिख दी जाती है। और अनुस्मारक इस तरह से देखे तो सबसे छोटे आकार में आकारित होता है, क्योंकि इसमें अनुस्मारक करना है, कोई विवरण या विषय की विस्तृति वहां नहीं होती, उसको स्थान नहीं है। दूसरा पत्र देखें, प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस नोट कहा जाता है। प्रेस नोट में जो कोई सूचना या जाहिरात, विज्ञप्ति अखबारों में या फिर कहीं चैनलों में, टीवी चैनलों में, किसी भी माध्यम में, जनसंचार माध्यम में भेज दी जाती है, तब उसको प्रकाशित करने के लिए लिखित रूप से एक विधि से प्रसार होना पड़ता है, और वह विधि प्रेस विज्ञप्ति है। उदाहरण के तौर पर कहीं कोई घटना घटी है और उसको हाईलाइट करना है अखबार में, प्रिंट मीडिया में, या फिर किसी जनसंचार माध्यम में प्रकाशित करना है, तो यूं प्रकाशित नहीं होती, उसके लिए एक विधि से प्रसार होना पड़ता है। उस विधि को प्रेस विज्ञप्ति कहा जाता है। प्रेस विज्ञप्ति उस समय जारी किया जाता है जब सरकार के किसी निश्चय का विस्तृत रूप से प्रचार करना अभीष्ट होता है। आज का संदर्भ ले हम तो कोरोना महामारी, उसके बारे में सरकार ने कोई निश्चय लिया है और वह निश्चय जनसंचार माध्यम में प्रकाशित करना है, तो यह
लिखित रूप से प्रेस नोट देना पड़ता है और यह उसकी फॉर्मूला बिल्कुल औपचारिक होती है। यहां समाचार पत्रों में ज्यों का त्यों प्रकाशित करनी होती है। उसमें प्रकाशक कोई फेरबदल नहीं करता, उसमें कोई चेंज नहीं करता। इस प्रकार उसको जानकारी देनी होती है और संक्षिप्त में प्रेस नोट लिख दी जाती है। दोस्तों, प्रेस नोट की अपनी पहचान है, उसके लक्षण है। लक्षण में यह है कि अच्छा खासा छोटा लेकिन बड़ा आकर्षक शीर्षक रख दिया जाता है। और सबसे पहले तो यह है, हम यह ना भूले कि यह प्रेस विज्ञप्ति मतलब मैटर, विषय कब प्रकाशित करना है वह सबसे पहले लिख देना होता है। जैसे हम आज लिख रहे हैं पर एक सप्ताह बाद प्रकाशित करना है कोई बात, कोई विचार या कोई संदेश, तो लिख देंगे हम। कैसे? तो आज हुई 13 जुलाई 2020, लेकिन हमें मानो कि 16 जुलाई 2020 के रोज सुबह अखबार पत्र में यह संदेश जारी करना है, तो हम स्पष्ट रूप से लिख देंगे कि 13 जुलाई 2020 को 9 बजे प्रातःकाल सायंकाल से पहले प्रकाशित या प्रसारित न किया जाए, तब जाकर 16 तक इसे प्रकाशित नहीं कर सकते और 17 से होती है। माफ कीजिएगा, हमने पहले 16 कहा, लेकिन जब 16 से पहले प्रकाशित न किया जाए तो 16 के बाद 17 से प्रकाशित होगी। शीर्षक बड़ा आकर्षक रहेगा। और यहां प्रेस विज्ञप्ति में एक बात अवश्य है कि इसमें जो लेखन है वह बड़ा ही आकर्षक होता है। जिस फील्ड का, जिस क्षेत्र से जुड़ा हुआ विषय है, उसी क्षेत्र के शब्दों का, पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग भी आवश्यक है। मतलब कृषकों से बात जुड़ी है तो उनके माहौल के शब्द यहां होंगे, ताकि उसका भी एक मजा है, तभी जाकर आकर्षकता बढ़ती है, पढ़ने में मजा रहता है। और फिर वाणिज्यिक क्षेत्र की बात है तो वहां इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग होता है। उदाहरण के तौर पर चना गिरा ऐसा लिख दिया जाता है, गेहूं उछला, गेहूं उछलता नहीं, पर इस प्रकार से शब्दावली का प्रयोग होता है और आकर्षकता रहती है। तो इस प्रकार प्रेस विज्ञप्ति में इस बात का अवश्य ध्यान रहता है। इस प्रकार हमने दोस्तों महत्वपूर्ण प्रशासनिक पत्रों की आपके सामने बात रखी। इन प्रशासनिक पत्रों द्वारा हम यदि उन पत्रों का सैद्धांतिक अध्ययन हमें है, तभी हम अच्छा आकर्षक पत्र लिख सकते हैं। और इस सैद्धांतिक ज्ञान के बिना प्रशासनिक पत्र नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि प्रशासनिक पत्रों का अपना मूल्य है, अपना ढांचा है, अपनी शैली है, अपनी पहचान है। इस प्रकार दोस्तों मैंने आपके सामने प्रशासनिक पत्रों के प्रकारों के बारे में बात बताई। मुझे आशा है कि आपको प्रशासनिक पत्रों से अभिप्राय मेरी बात से मिला और प्रशासनिक पत्रों के ढांचे कैसे होते हैं, प्रमुख पत्रों की यहां बात की। बाद में
हम प्रशासनिक पत्रों के अलग अलग रूप से उदाहरणों के साथ परिचय प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।